अपन कंटिन्यू करते हैं फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। चलो, तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को सीखने से पहले अपने को एक छोटी सी टर्म ऑस्मोसिस सीखनी पड़ेगी। जब तक अपन ऑस्मोसिस नहीं सीखेंगे अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर समझ नहीं आएगा। तो देखो, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक सिंपल सा फिनोमिना जो अपन सीखते हैं। देखो, यदि एक ही बीकर में दो सॉल्यूशन रखे जाए, अब बोलोगे यार एक बीकर में दो सॉल्यूशन रखोगे तो तीसरा सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा क्या? नहीं। जब एक बीकर में दो सॉल्यूशन रखने हैं अपने को तो बीच में एक सेपरेटर काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम से सेपरेटर काम में लिया है, जो सेपरेटर इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, चलो अब इन दोनों जो सॉल्यूशन, खास बात क्या है, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्यूट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस है क्या? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ध्यान से सुनना, सॉल्वेंट पार्टिकल है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। देख सकते हैं अपन लोग डायग्राम में, ये ग्रीन कलर से मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल बनाया, तो सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, इसी को अपन ने क्या नाम दिया है, ऑस्मोसिस। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक खास मेम्ब्रेन होती है जो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करती है। ठीक है, हालांकि बायो वाले बच्चे और जरा सीखते हैं वो टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, और कुछ मतलब उनके कोर्स में होती है तो सीखते हैं वो लोग। ठीक है, अपने हिसाब से इतना बहुत है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज सोचो आप लोग, सॉल्वेंट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, इसका मतलब उनको या तो कोई खींच रहा है या पीछे से कोई धक्का या प्रेशर लग रहा है, जिस प्रेशर की वजह से वो एक जगह से एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन की तरफ गए हैं। बिल्कुल सही, एक प्रेशर ऐसा लग रहा होगा जिस प्रेशर की वजह से वो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की ओर गए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एक धक्का या प्रेशर जो लग रहा है ना, जिस प्रेशर से काम हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, उस प्रेशर को नाम दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली डेफिनेशन पे आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैपिटल पाई से डिनोट किया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर अंडर विच ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यार, मेरे दिमाग में क्या चलता है कि जो हायर कंसंट्रेशन वाला बंदा है ना, उस बेचारे के पास सॉल्वेंट की होगी एक कमी। अब सॉल्वेंट की कमी कैसे पूरी करेगा? कहीं से सॉल्वेंट को खींच के, तो सॉल्वेंट कहां से खींचेगा? जहां ज्यादा पड़ा है, और सॉल्वेंट उसके पास जा रहा है जहां कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होने का मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक तरह से डिमांड है सॉल्यूट की, सॉरी सॉल्वेंट की। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन और अच्छी भी हो जाएगी। सोचो सॉल्यूट पार्टिकल दोनों में सेम के सेम रहे, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां गया, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे तो इसका लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और उसका लेवल बढ़ने लग जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। मैंने सोचा क्यों ना इसको रोक दिया जाए, और रोकने के लिए जहां लेवल बढ़ रहा था वहां एक पिस्टन लगाता हूँ, उसको ऊपर कुछ एक्सटर्नल एजेंट लगा देता हूँ, कोई एक्सटर्नल बंदा लगा देता हूँ जो उसको रोक के रखे। तो ये देखो, मैंने इसी डायग्राम में ऐसे ही कुछ किया है कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट बिठाया। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस होना चाह रहा था उसके इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरा प्रेशर लगाया ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। क्या जो एक्सटर्नल रिएजेंट प्रेशर लगा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है क्या? क्यों? देखो, मैं इस क्यू है, इस पे कोई मतलब फोर्स लगाना चाह रहा हूँ और इस फोर्स को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ये फोर्स क्या है, तो मैं बोलूंगा ये फोर्स वही है जो इसके ऑपोजिट लगे, इसको रोक दे। ये इस फोर्स को वैल्यू आ जाएगी कितना ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ही दिमाग लगा रहा हूँ। जिस प्रेशर से ये सॉल्वेंट यहाँ आना चाह रहे थे, क्या क्यों नहीं उसी प्रेशर से यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जाए ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है बच्चों, ये सेकंड डेफिनेशन क्या हुई, देखो आपको समझ आ जाएगी। दैट एक्सटर्नल प्रेशर applied on higher concentration side solution which can stop osmosis is known as osmotic pressure। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही लगा यहाँ पे जितना पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर था। थर्ड डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। एक चीज सोचो कि मैं बाई चांस इसको नहीं रोकता और होने देता मतलब ऑस्मोसिस, तो क्या होता, धीरे धीरे ये लिक्विड नीचे जाता और ये वाला लिक्विड ऊपर आता, ये सोल्यूशन ऊपर आता, और ये उस टाइम तक ऊपर आता रहता कि जब तक ये तो एक्स्ट्रा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जैसे ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, तो एक्स्ट्रा इस तरह से डायग्राम नहीं बन जाएगा क्या? ये एक्स्ट्रा जो चढ़ा है, एक्स्ट्रा जो पानी चढ़ा है, क्या अब ये नीचे की तरफ एक प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रहा होगा क्या? जब ये नीचे की तरफ एक
एक एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, धक्का लगाएगा ताकि नया सॉल्वेंट यहाँ नहीं आ सके। और नया सॉल्वेंट यहाँ क्यों आ रहा था? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। तो ये जो एक्सेस ऑफ या एक्स्ट्रा जो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एचडीजी लग रहा है वो उसी के इक्वल है जिस इक्वल से ऑस्मोसिस होना चाह रहा है। तो एक और डेफिनेशन अपने पास क्या है? द एक्सेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर applied on higher concentration side solution which can stop osmosis is known as osmotic pressure। तो बता गया, इसको होने देता तो क्या होता है? बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना पानी इकट्ठा होता कि अब नए आने वाले सॉल्यूशन को रोकता, दबाता, और जब ये रुक जाता, रोकता, दबाता, तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर रोकने के काम आ रहा है वही तो एचडीजी, और वो एचडीजी तो ऑस्मोसिस को रोकने में काम में आ रहा है, तो ऑस्मोसिस को रोकने में काम में आ रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल कई काम कर रहा है अपना। तो इसको क्या बोल दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखते हैं अपन इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या है? पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इस बंदे की कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा है ना, यदि जितनी ज्यादा होगी तो उसको सॉल्वेंट की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा आएगी। अब सॉल्वेंट की डिमांड यदि ज्यादा आएगी तो ऑस्मोसिस उतना फास्ट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर? इसलिए यदि आप हीट करोगे तो पार्टिकल और तेजी से नहीं भागेगा क्या? जिस साइड से ऑस्मोसिस हो रहा है उस साइड को हीट करो ना तो पार्टिकल और तेजी से भागेंगे। तो अल्टीमेटली पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी आ गया। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगाया जाता है तो वहां पर कांस्टेंट आता है, और यहां पर वो कांस्टेंट कौन है? आर, गैस कांस्टेंट। इक्वेशन क्या बनी? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी कंसंट्रेशन है या मोलैरिटी है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, आर गैस कांस्टेंट है, जो आप एटीएम लीटर में लेना प्रिफेर करें क्योंकि आपने यहाँ पर एम जो है कंसंट्रेशन मोलैरिटी जो है मोल पर लीटर में पुट किया है। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं अपन लोग। अब अपन चर्चा करते हैं, इसी केस पे चर्चा करते हैं आगे कि यदि आप जो प्रेशर लगा रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ही हेडिंग रखते हैं हमने क्योंकि हेडिंग में नहीं कर दिया। चलो हर डायग्राम को सिखाएगा इसलिए एक बार डायग्राम रह रहे हैं, और वैसे मेरा हाथों से एक तरह से डायग्राम बहुत कम होता है भाई। चलो भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, जो पाई पी एक्सटर्नल जो है वो इक्वल्स टू पाई अपन ने, इस केस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो एक बार सोचो, केस फर्स्ट लेता हूं, यदि जो पी एक्सटर्नल है वो कम रह जाता, इफ पी एक्सटर्नल इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका जो ऑस्मोसिस होने का जितना प्रेशर था उससे बेचारा कम रह गया एक्सटर्नल प्रेशर, तो ऑस्मोसिस होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने जो लगाया कम रह गया, देन तो ऑस्मोसिस होता। एक और चर्चा की जा सकती है, क्या? यदि इक्वल रह जाता, जो चर्चा अपन ने की है कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू पाई हो जाए, देन यदि इक्वल हो गया तो ऑस्मोसिस नहीं होता, देन ऑस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस। और यदि थर्ड केस की चर्चा करता हूं, आप समझ गए थर्ड केस क्या होगा। अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा करने जा रहा हूं, इफ पी एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए पाई तो क्या होगा? आपने और ज्यादा धक्का दे दिया तो क्या रिवर्स नहीं हो जाएगा? क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं आने लग जाएंगे क्या? इसका मतलब इसका नया नाम रख दिया गया रिवर्स ऑस्मोसिस। देन रिवर्स टेक्स। तो आरओ टेक्निक जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, यही पानी की प्यूरिफिकेशन में भी काम में आती है। सीखेंगे कैसे? तो आपको एक डेफिनेशन मिल गई रिवर्स ऑस्मोसिस की, जिसमें क्या बोलोगे? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि रिवर्स है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो अपन नेक्स्ट आरओ की टेक्निक सीख लिए, आरओ कैसे काम करता है वो भी सिखाएंगे अपन लोग। चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं
इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को, तो कुछ समझ है, कुछ फील है मेरे पास जो आप लोग लें। यदि ले तो अच्छा ही, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। ये मैंने क्या किया, दो अलग लिक्विड लिए, दो अलग अलग लिक्विड है, एक की कंसंट्रेशन C1 दूसरी कंसंट्रेशन C2 है। एग्जाम्पल की फॉर्म में करते हैं इसको। टेम्परेचर टेम्परेचर गिवन है T, और पूछा क्या है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ each solution and also calculate net osmotic pressure from which osmosis takes place। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल सी बात है कि सॉल्वेंट की डिमांड, मेरे हिसाब से याद रखें आप लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सॉल्वेंट की डिमांड। इसका खुद का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, इसका खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग आएगा, लेकिन ऑस्मोसिस उस डायरेक्शन में होएगा जहां डिमांड ज्यादा है सॉल्वेंट की, मतलब जिसकी तरफ से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और नेट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा दोनों सॉल्यूशन का, जिसका ज्यादा है सब्ट्रैक्ट कर दो जिसका कम है, क्योंकि नेट ऑस्मोसिस तो उसी प्रेशर से होगा। चलो देखो कैसे, जैसे मैं बोलता हूं पाई1 क्या आएगा C1RT, पाई2 क्या आएगा C2RT, पाई नेट क्या आ जाएगा पाई2 माइनस पाई1। ये बोलेगा कोई एक ज्यादा है तो मानता हूं C2 इसने क्या पता ज्यादा दिया हो, तो पाई नेट क्या आ जाएगा, नेट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाएगा C2RT माइनस C1RT, C2 माइनस C1 इंटू RT, पाई नेट आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रहे तो अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूले में बहुत बारी आपको पता नहीं चलता कि ऑस्मोटिक प्रेशर नेट सॉल्यूशन या दोनों कंबाइंड फॉर्म में कैसे निकालते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। कुछ डेफिनेशन सीखनी है अपने को। चलो अभी मेन फॉर्मूला अपने काम का नहीं है, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। तो नेक्स्ट है सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन लेता हूं मैं इंपॉर्टेंट में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये डेफिनेशन है क्या, कुछ एक क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा जो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वापस इसी से चर्चा करते हैं। एक बीकर लिया, इसके अंदर एक SPM लगी हुई है और दोनों तरफ दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। तो देखो आइसोटोनिक कब होंगे, इसकी C1 कंसंट्रेशन इसकी C2 कंसंट्रेशन। यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन बनी, दो सॉल्यूशन whose, सिंपल से अपन बोल देते हैं, मतलब डेफिनेशन नहीं लिख के इसका सिंप्लीफाइड टर्म लिख देते हैं, पाई1 इज इक्वल्स टू पाई2, देन बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक इन नेचर। तो डेफिनेशन क्या बनी, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू और मोर सॉल्यूशन आर सेम देन दे आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी या जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आ जाए। तो यदि मैं इनका बात करूं, पाई1 यदि इक्वल नहीं, दूसरे केस के अनइक्वल हो, कोई एक ज्यादा हो, तो अनइक्वल है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक। द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, लार्ज, ये ग्रेटर देन एज कंपेयर टू अनदर
सॉल्यूशन, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। तो जो बताओ दूसरा सॉल्यूशन वो क्या होगा? हाइपोटोनिक। तो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन है। आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उनको आइसोटोनिक बोला जाता है। नेक्स्ट हाइपरटोनिक, जिसका यदि इक्वल नहीं है तो जिसका ज्यादा वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक है। हाँ, इसमें अपन आगे चर्चा कर सकते हैं। यदि पाई 1 इज टू पाई 2 हुआ तो C1RT इज टू C2RT हुआ। RT से RT कट गए, तभी पॉसिबल होता है जब दोनों कंसंट्रेशन सेम हो। और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है क्या, इसमें सॉल्यूट कितना मिलाया जाए ताकि इस सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक हो जाए। तो इसमें कितना सॉल्यूट मिलाया जाए ये तो पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों कंसंट्रेशन सेम करनी है। सर आपने टेम्परेचर क्यों सेम कर दिया? जनरली टेम्परेचर दोनों का सेम ही रखा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपने टेम्परेचर डिफरेंट करना चाहा तो एक ही बीकर में कम चांसेस है इस बात की पॉसिबिलिटी की कि दो लिक्विड एक ही बीकर में रखे उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चर्चा होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। अब अपन चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, जो थोड़ा काम का पॉइंट है अपना। मतलब ऑस्मोसिस कहाँ काम में आता है, वो थोड़ा काम की चीज है। ठीक है, चलो ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, तो पहला इसका काम क्या है? टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। कैसे करेंगे ये चीज? सिंपल सा फंडा है। यहां पर एक लिक्विड लो, यहां पर दूसरा लिक्विड भरो। ठीक है, यहां पर मेरे हिसाब से जो भी अननोन सॉल्यूट आप यहां मिक्स कर दो ना, अननोन सॉल्यूट यहां पर आप प्योर पानी ले लो। प्योर पानी लेने के बाद इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई इज गोस टू CRT। कंसेंट्रेशन प्योर वाटर की 0 मानी जाएगी क्योंकि कोई सॉल्यूट ही नहीं है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0 आ गया, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट जो लगाना पड़ेगा यहाँ पर वो P एक्सटर्नल ही पाई के इक्वल आ जाएगा और इक्वल होगा इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन इनटू RT के। आपको P एक्सटर्नल पता है कितना होगा, कंसेंट्रेशन पता करने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए, R गैस कांस्टेंट आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू C मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू RT। इस पूरी इक्वेशन में अपन ने सॉल्यूट का एग्जाम यहाँ से कैलकुलेट करके मिलाया होगा। तो देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाना अपने को पता है, आपने कितना अननोन सॉल्यूट मिक्स किया है वो आपने मेजर करके मिलाया होगा। R एक कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपने मेजर करके एनवायरमेंट पे टेम्परेचर पे काम किया वो आपको पता होगा, कितना सॉल्यूशन लिया आपको वो पता होगा लीटर में। तो एक अननोन बच गया आपके पास M, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास को। तो पहला तरीका क्या हो गया? मोलर मास को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के सामने एक चर्चा की थी, ये सबसे बेस्ट तरीका है अननोन मोलर मास को कैलकुलेट करने का। इसका कारण क्या है? एक्चुअली यहाँ पर जो P की वैल्यू आती है ना, ये अच्छी खासी सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है जिससे एरर कम हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिससे अपन मोलर मास निकाल रहे हैं, और दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोई भी केस ले लेते हैं। मैं डेल्टा TB की बात करता हूँ, इज गोस टू MKB। एक बार मतलब सोच लो, इमेजिन करो कि मेरे पास जो सॉल्यूट है उसकी मोलरिटी पता है। मोलरिटी क्या है मेरे को पता है, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है तो 1 into KB 0.52। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? डेल्टा TB कितना आ जाएगा? 0.52। देखो यार, आप एक या तो आपको मोलरिटी पता हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस आपने निकालना सीखा, लेकिन जब आप मोलर मास निकालते हो ना तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, और इसकी हेल्प से आप मोलरिटी निकालते हो और मोलरिटी से अननोन मोलर मास निकालते हो। लेकिन एक चीज सोचो, आपने जब 1 मोलर, मैंने रिवर्स किया, मैंने मोलरिटी पता करके इस पे पहुंचा हूँ एक बार, क्योंकि कुछ सिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम लोगों को। एक बार सोचो कि मोलरिटी जब मैंने 1 ली तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 0.52 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन ये जो 1 मोलर सॉल्यूशन मैंने लिया है ना, ये सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड माना जाता है।
और यदि इसके बजाय आप 0.01 आप जो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो ना सारी की सारी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है। तो सोचो यदि अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये वैल्यू कितनी आएगी, कंसंट्रेशन एक बार 0.01 पुट करो तो 0.005 नहीं आएगी, 52 नहीं आएगा वैल्यू। और ये जो डिफरेंस इतना कम है कि शायद अपने पास टेम्परेचर को मेजर करने की अच्छी स्केल्स भी नहीं है। और ऐसे स्केल में एक छोटी सी भी एरर आ जाए ना तो मोलर मास लगभग 3 से 4 गुना गलत आएगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि ये जो वैल्यू है डेल्टा टीवी की वो बहुत कम आती है डिफरेंस में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनके केस में। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है अच्छी खासी वैल्यू होल्ड होती है, इसलिए एरर कम होती है। जैसे यदि 0.01 का 0.02 भी होगा तो लगता है नहीं कौन सी गलती है, डबल हो गया, 100% एरर है इसमें। और यहाँ पर जैसे पास्कल में आएगा, पास्कल में अपन सारी चर्चा करेंगे तो 10⁵ है तो 10⁵ 1 लाख हो गया, 1,01,000 और 1,02,000 उनमें कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों। जबकि इसमें 0.1 का 0.2 होते ही डबल एरर होगी, 100% एरर। तो समझ में ऐसा क्यों करते हैं अपन लोग, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट लार्ज वैल्यू होती है जिसकी हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि एरर इसमें भी रहती है पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो यदि कोई पूछ ले अपने को क्वेश्चन कि यार मोलर मास को कैलकुलेट करने में सबसे अच्छी टर्म कौन सी है या सबसे अच्छी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, तो मेरा आंसर क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन लोग सेकंड, इसका जो यूज है एप्लीकेशन उसके बारे में। तो देखो आप लोग दूसरा एप्लीकेशन अपन ने लिखा भी था, अपन ने चर्चा भी की थी, पर अपन लिख रहे हैं वापस सेकंड, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक विच इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ध्यान से देखना ये प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखो ये जो टेक्निक इजाद हुई थी ना, ये जब डिस्कवर हुई थी, ये कब की बात है, जब काला पानी की सजा हुआ करते थे। उस टाइम पर जहां काला पानी की सजा हुआ करती थी, इसमें होता क्या था, किसी व्यक्ति को समुद्र के ऐसे मतलब ऐसे लैंड पर पटक दिया जाता था उस व्यक्ति को जहां चारों ओर समुद्र हो, उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसका ध्यान रखने के लिए वहां पर कुछ सिपाही होते थे, कुछ सैनिक बोल हुआ करते थे, उनके लिए सारे सुविधाएं होनी चाहिए थी, मतलब उनके लिए तो जरूरी है। तो भले ही समुद्र के चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तब भी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की रहती थी वहां, क्योंकि जो समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है। तो फिर उस चीज से लोगों ने एक टेक्निक निकाली जिससे समुद्र का पानी प्यूरिफाई किया जा सकता था, और वो टेक्निक क्या थी, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो कैसे है, इस टेक्निक में खास बात क्या, अपने को थोड़ा सा प्यूरिफाइड वाटर चाहिए होगा, उस प्यूरिफाइड वाटर की हेल्प से मैं जो इम्प्योर वाटर है उसको प्यूरिफाई करूंगा। ठीक है, देखो कैसे है, यहां पर मैंने प्योर वाटर लिया जिसको डिफरेंट कलर से करता हूं, और यहां पर इम्प्योर वाटर लिया, ये प्योर है और ये इम्प्योर है। अब देखो यहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए मेरे को एक पिस्टन लगाना पड़ेगा, उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो देखो इम्प्योर है क्या, इम्प्योरिटी क्या चीज है, पानी के अंदर डिजोल्व जो सॉल्ट होते हैं ना, वो इम्प्योरिटी यहाँ पर भी अपने लिए। ठीक है, तो सॉल्ट है वो इम्प्योरिटी है, या फिर वो सॉल्ट ही तो सॉल्यूट है अपने लिए, ये सॉल्ट ही तो सॉल्यूट का काम कर रहे हैं। यदि सॉल्यूट यहाँ पड़ा रहेगा और सॉल्वेंट कौन है, पानी है, और सॉल्वेंट यहाँ आ जाए केवल, तो यहाँ प्योरिफाइड वाटर नहीं आ जाएगा क्या। तो मैं जैसे यहाँ से प्रेशराइज करूंगा तो सॉल्वेंट जो यहाँ पर आएगा सॉल्यूट यहीं रह जाएगा, तो सॉल्वेंट कौन है, पानी है, और पानी यहाँ आएगा, मतलब प्योरिफाइड फॉर्म में हो गया। मतलब सॉल्यूट अपना जो 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 बंदे थे जिसकी वजह से इम्प्योर था, जो सॉल्यूट पार्टिकल थे उसको यहीं रख के वो आ गया इस साइड आ गया। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो प्योरिफाइड वाटर है इसका अमाउंट बढ़ चुका होगा, इसका लेवल राइज हो चुका होगा, और जो इम्प्योर है, और नो डाउट जितने भी सॉल्ट थे जो पूरे पानी में करते थे वो सारे इतने से पानी में आ गए और हाईली कंसंट्रेट हो चुका है। अब इस पानी को गिरा दिया जाता है, क्योंकि अब इसको यदि आप और ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो एसपीएम फटने के, ब्रस्ट होने के चांसेस रहते हैं। और आप लोग देखते भी इस चीज को कि आरओ में एक अलग आउटलेट बना रहता है जिससे पानी बाहर निकलता रहता है। वो पानी बहुत खारा होता है, खारा बोलते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है। जिस बकेट में आप इसको रखते हो ना उस पानी के लिए नाली में ना गिरो,
बाहर फेंको ना उसको, किसी बकेट में आप रखो तो उस बकेट के चारों ओर जहाँ वो रखा रहता है उसके सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा, इम्प्योरिटी दिखने लग जाएगी साफ। आई बात समझ में? एक तरीका है जिससे पानी को प्योरीफाई किया जाता है। तो मेनली ये दो एप्लीकेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के तो अपने काम में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑस्मोसिस जो फिनोमिना है वो बहुत सारे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप किशमिश जो होती है जो खाने वाली, उसको पानी में रखो तो फूल जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑस्मोसिस होता है। और अंगूर से जो किशमिश बनाई जाती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक से बनाई जाती है, सुखाया नहीं जाता अंगूर को। क्या करते हैं, उनको हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख देते हैं जिसकी वजह से अंदर वाला पानी जो है बाहर आ जाता है। अचार जो बनाया जाता है, मुरब्बा, अचार, ये सारे ऑस्मोसिस टेक्निक पे बेस्ड है। क्यों? अचार जब बनाया जाता है तो इसको मिर्च वगैरह के हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है, जिससे उस जो अचार बनाने में जो काम में लिया जाता है, जो केरी काम में ली जाती है, केरी का जो पानी है वो सारा बाहर आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। हालांकि इस टाइम पर मेरे को ऑस्मोसिस टर्म काम में लेनी चाहिए क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन बाहर जो मसाला है अंदर के पानी को निकाल देगा, और जैसे ही किसी चीज से पानी निकाल दिया जाए तो वो चीज बहुत समय तक चल सकती है। जैसे सब्जियां सूखी बनाई जाती है, ज्यादा छोड़ो ना, अपने घर की बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है। समझ आ गई बात? एप्लीकेशन समझ में आ गई। मेनली दो एप्लीकेशन थे अपने पास। पहले एप्लीकेशन कारण भी समझाया क्या होता है, सब लोग सीखे समझे।